अब सबसे पहले ना बेटा कंपनी का बेसिक्स पढ़ना है हमारे को, ठीक है। कंपनी क्या चीज है, ये सब फीचर एडवांटेज, ये तो सब बात की बात है। पहले तो हम यही देख लेते हैं कंपनी में रूलिंग कैसे होती है, कौन रूल करता है, कौन ऑनर, किसका कंट्रोल, हमें कुछ पता ही नहीं कंपनी के बारे में, ठीक है। ये ना बेटा मोर और लेस चैप्टर 8 से रिलेट करेंगे मेरी बातें। चैप्टर 8 में थोड़ी सहूलियत होगी आपको, ठीक है। चैप्टर 8 का भी इंट्रो ही है, ठीक है। अब समझना बेटा, मैं एक सोल प्रोप्राइटर फर्म हूं, मुझे पैसा कहां से आ सकता है? दो जगह से, एक तो मेरे खुद की सेविंग्स ऑनर फंड, और एक लोन, बैंक लोन, बस, या थर्ड पार्टी लोन। मेरा पैसा, बैंक का लोन, थर्ड पार्टी लोन, बस खत्म। सेम पार्टनरशिप के साथ चलाता है बेटा। कंपनी में कुछ 17 सोर्सेज हैं जहां से पैसा आता है, 17, जिसमें से मुझे आज 4 की बात छेड़नी है। वो 4 की बात समझाने का मतलब होगा कंपनी की पीएचडी करा देना आपको, ठीक है। आपकी पीएचडी हो जाएगी जैसे ये 4 बातें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। बाबू सबसे पहले हमारे को जिक्र करना है डिवेंचर्स का, ऑल्दो पता नहीं है हमारे को, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन इक्विटी शेयर कैपिटल, और लास्ट वन इज रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, इन चारों बातों का जिक्र करना है, पता है इनके बारे में, पीएचडी क्वालिफाइड। हाँ जी, अब करेंगे इनके बारे में जिक्र। मैंने ऑल्दो पहले किया होगा कभी ना कभी किसी ना किसी के सामने, जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये, ठीक है। बाबू मेरे को 17 सोर्सेज से पैसे मिलते हैं। मैं कौन हूं? मैं कंपनी हूं, ठीक है। मैं अपने डिबेंचर इशू कर रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं आओ और मेरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लो। आपने कहा क्यों खरीद ले, बताओ क्या दोगे, रिटर्न क्या दोगे हमारे को? मैंने कहा 10 लाख रुपए के डिबेंचर, आप डिबेंचर खरीद लो, मैं क्या करूंगा हर साल आपको ब्याज दूंगा और कुछ टाइम के बाद आपके सारे पैसे वापस भी दे दूंगा। बाबू डिबेंचर के आगे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है विच इंडिकेट पर एनम इंटरेस्ट, पूरे साल भर का ब्याज कितना है, ठीक है। मान लो ये रेट मेंशन है 9%, तो इसका मतलब समझते हो क्या है? अगर मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए तो मुझे हर साल आपको क्या करना है? ब्याज पे करनी है 9%, यानी कि 90,000 हर साल। बाबू जिस दिन डिबेंचर कंपनी इशू करती है उस दिन यह भी डिसाइड होता है कि कितने साल के लिए इशू हो रहे हैं, और ये सारी चीजें आपको बता देता हूं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड है। लॉन्ग टर्म समझते हो? 5 साल के बाद ही पैसे वापस होंगे इनके। अगर कोई शॉर्ट टर्म होता है उसका मतलब क्या होता है? 1 साल में पैसे वापस करने हैं। कोई मीडियम होता है तो 1 से 5 साल में पैसे वापस करने हैं। लॉन्ग टर्म का सीधा सीधा समझते हुए 5 साल के बाद वापस करने हैं, ठीक है। ये सारे लॉन्ग टर्म है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। डिबेंचर बेटा मान लो हमने 10 साल के लिए इशू करे, मैक्सिमम टेन्योर 20 साल मिलता है, 5 साल से लेकर 20 साल के लिए कभी भी इशू कर दो, ठीक है। मान लो बेटा हमने 10 साल के लिए इशू करे, तो इसका मतलब होता है क्या? पहले साल दूंगा आपको 90,000 रुपए, दूसरे साल दूंगा 90,000, तीसरे साल दूंगा 90,000, 9 सालों तक 90,000, 10वें साल 90,000 भी, और 10 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी, ठीक है। समझ आई बात? बेटा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, मैं हूं कंपनी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, मेरे लिए डिबेंचर और बैंक लोन में कोई डिफरेंस नहीं है। आप खुद सोचो, मैं बैंक से लोन लूं, क्या ब्याज नहीं देना? देना है मेरे को, प्रिंसिपल अमाउंट वो भी देना है। तो डिबेंचर में क्या करना था? डिबेंचर में भी दोनों ही देने होते हैं। बैंक लोन लेने के लिए कोई एसेट गिरवी रखनी पड़ती है बेटा, डिबेंचर लेने के लिए भी रखनी पड़ती है। जब डिबेंचर से पैसा लेते तो उनके लिए सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है, मॉर्टगेज कहते हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कोई भी फर्क नहीं है बैंक लोन और डिबेंचर में, इसलिए मैंने इनको स्लैश करके लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? बात ओके? समझ आई सबको? ठीक है, चलो प्रेफरेंस। अब मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, आप सब मिलकर मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खरीद लो। आपने कहा खरीद तो लेंगे, ये बताओ रिटर्न में क्या देने वाले हो?
मैंने कहा रिटर्न में, मैंने कहा डिविडेंड दूंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड बल्कि। बाबू प्रेफरेंस के आगे भी एक रेट मेंशन होता है, जस्ट लाइक डिवेंचर, विच इंडिकेट पर एनम डिविडेंड, पर एनम प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब अगर मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए और 20 साल के लिए जस्ट लाइक डिवेंचर, इसकी टर्म्स भी 5 साल से 20 साल है, 20 साल के लिए लिए, तो बेटा इसका मतलब समझते हो क्या है? हर साल मुझे आपको 1,20,000 रुपए देने हैं, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 19 सालों तक यही चलता रहेगा। 20th ईयर में क्या होगा? 10 लाख रुपए प्रिंसिपल भी वापस और 1,20,000 रुपए आपका प्रेफरेंस डिविडेंड भी वापस। बात क्लियर? एक बात और सुन लेना बेटा, मैं प्रेफरेंस के लिए ना प्रेफरेंस वर्ड जरूर बोलूंगा। मुझे कभी बोलना होगा ना प्रेफरेंस, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर मैं बोलूं ना शेयर कैपिटल, तो आपके कान में आवाज जानी चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल। आप पहाड़ों पर हो, आवाज गूंजती है। मैं बोलूंगा शेयर कैपिटल तो कान में आवाज जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं बोलूंगा डिविडेंड तो आवाज जानी चाहिए इक्विटी डिविडेंड। प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस वर्ड लगाना जरूरी है। इतनी बात समझ में आई? बढ़े आगे। इक्विटी, इनको रिटर्न में क्या मिलता है बेटा? इनको रिटर्न में मिलता है इक्विटी डिविडेंड, लेकिन इसका कोई रेट नहीं होता। ये कंफर्म करते करते मुझे टोटल मिलाकर पौना घंटा लगेगा इंट्रो समझाने में। कोई रेट नहीं मेंशन होता। ठीक है, इतनी बात ओके। लो करते हैं बात बाबू। अब सबसे पहले बात है कॉस्ट की। आपने पूरा चैप्टर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। आप डिबेंचर होल्डर और प्रेफरेंस होल्डर मत समझो अपने आप को। मेरे एंगल सोचो, मैं हूं कंपनी, मुझे तो खर्चा ही आएगा ना डिबेंचर इशू करने पे। मुझे तो ब्याज देनी है, आपके लिए रिटर्न हो सकती है, लेकिन मेरे लिए क्या है? मेरे लिए तो कॉस्ट है मेरी। समझ आई बात बेटा? कंपनी को डिबेंचर इशू करने की कॉस्ट क्या आती है? इंटरेस्ट। प्रेफरेंस इशू करने की कॉस्ट क्या आती है? प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। और इक्विटी इशू करने की कॉस्ट क्या आती है? इक्विटी डिविडेंड। ये 3 बात समझ आई क्या नहीं? रिटेन अर्निंग की अभी मैंने कोई बात ही नहीं छेड़ी। ठीक है, आप 3 ओके करो, फिर देखते हैं। 3 ओके बातें पक्का? बढ़े आगे चलो। रिस्क बेटा, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो कंपनी को सबसे ज्यादा डर इनसे लगता है। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, मान लो बेटा कंपनी ने लॉसेस कमाए और मुझे डिवेंचर का इंटरेस्ट देना होता है हर साल, और एक कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना होता है। मेरे एग्जांपल में 10 साल है। ठीक है, अगर कंपनी ने एक सिंगल डे का भी डिफॉल्ट करा, या तो इनका ब्याज देने में, इंटरेस्ट देने में, या इनके प्रिंसिपल अमाउंट देने में, बेटा ये ऐसे लोग हैं सीधा हाई कोर्ट जाकर कंपनी बंद कराने के ऑर्डर ला सकते हैं। मोस्ट डेंजरस। समझ में आ रहा है? कंपनी बंद हो सकती है एक सिंगल डे के रिस्क पर, कि अगर आपने इनका ब्याज रोका या प्रिंसिपल अमाउंट रोका तो कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए बेटा मैं बोलता हूं इनके साथ जो जुड़ा हुआ रिस्क है वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट। इनसे ज्यादा रिस्क नहीं होता। समझ आई बात? ठीक है। प्रेफरेंस, मान लो बेटा मैंने लॉसेस कमाए, डिवेंचर का तो ब्याज देना ही देना है ना। पहले साल कंपनी ने 10 लाख रुपए डिवेंचर से लिए, 10 लाख प्रेफरेंस से लिए, 10 लाख इक्विटी से लिए, 30 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और लॉस हो गया। डिवेंचर का ब्याज तो देना ही पड़ेगा बेटा, कंपनी बंद कोई नहीं कराना चाहता। कहीं से भी लाओ बेटा, बैंक में डकैती डालो, ठीक है, किसी से लोन मांगो, पैसे तो देने ही पड़ेगा, इनके तो रोक ही नहीं सकते। प्रेफरेंस के ना दे पाऊं तो क्या, इनका डिविडेंड देने के पैसे ही नहीं बचे। लोन लेके तो 90,000 रुपए ब्याज दी, अब इनका कहां से दूं? बेटा इनका देना जरूरी नहीं है। रिस्क तो है पर उतना नहीं कि कंपनी बंद हो जाए। इनके साथ रिस्क पता है क्या है? समझो बेटा, जनरली जो प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं उनका नाम है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव मतलब इनका डिविडेंड क्यूमुलेट होता रहता है। ठीक है, देखो पहले साल लॉस हुआ, मुझे 1,20,000 देने थे, बचे नहीं दिए। अगले साल
1,20,000 पिछले साल के और 1,20,000 इस साल के, 2,40 देने हैं। अगर इस साल भी लॉस हुआ तो तीसरे साल क्या होगा, 1,20 और 1,20, 3,60,000 देने। समझ आया बेटा? जनरली जो प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं उनका नाम है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, मतलब इनका डिविडेंड क्यूमुलेट होता है। बेटा वैसा रिस्क नहीं है कि कंपनी बंद हो जाए, पर रिस्क है कि इनका पैसा देना पड़ेगा आपको, इसलिए बोलता है रिस्क इज मीडियम रिस्क। ठीक है? इक्विटी के साथ बेटा आपको लॉस हुआ है, इक्विटी डिविडेंड मत दो। आपको प्रॉफिट हुआ है और आपका मन नहीं है इक्विटी डिविडेंड देने का, तब भी मत दो। इक्विटी वाले कुछ नहीं कर सकते, देना है दे दो, नहीं देना ना दो, प्रॉफिट में भी ना दो, लॉसेस में तो देना ही नहीं है, प्रॉफिट में भी ना दो, तब भी नहीं कुछ कर सकते। इसलिए या तो बोलो इसको लो रिस्क या बोलो नो रिस्क, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है? लो बोलो, बढ़िया लगेगा। ठीक है? इतनी बात क्लियर अभी तक? पक्की बात सबको क्लियर है? चलो लास्ट मुद्दा, नहीं मतलब आज के लिए लास्ट नहीं है, अभी तो बहुत सारा है, टेबल का लास्ट मुद्दा है ये। ठीक है? फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है बेटा? इशू कॉस्ट। इशू कॉस्ट मतलब बेटा हर सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा लेने के लिए ना पहले पैसा खर्च होता है। पैसा लेना चाहते हो ना, पहले पैसा खर्चना पड़ता है, तब जाकर पैसे मिलते हैं। अब आप सोच रहे हो यार हम तो खुद ही पैसा मांग रहे हैं, हमारा पैसा भी खर्च कराओगे? होता है बेटा, उसको ही को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट या इशू कॉस्ट। मैं कुछ बातें याद करा देता हूं, मैं नहीं मानता बहुत पढ़े लिखा है बिजनेस, लेकिन आज थोड़ा सा पढ़ा है तो थोड़ा सा याद होगा। बेटा इक्विटी शेयर से पैसा लेना आप आसान समझते हो क्या? जब इक्विटी शेयर से पैसा लेना होता है, पता है क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है? प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, कभी पढ़ा है नाम? चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, थर्ड स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, कंपनी अपने शेयर ब्रोकर और अंडर राइटर से बिकवाती है, उनको कमीशन देनी पड़ती है, टीवी ऐड करना पड़ता है। पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है उसका नाम है फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है? लो मैं नहीं मानता कि अभी बहुत अच्छे समझ में आएगा ये, लेकिन ये समझ में आ जाएगा। बैंक लोन लेना, मुझे पैसा खर्चना पड़ेगा? नहीं। आप कह रहे हो हम तो खुद भीख मंगे हैं, खुद लोन मांग रहे हैं हम, आप कह रहे पैसा 100% पैसा खर्च होगा। पता है आपको बैंक लोन लेने के लिए पहले पैसा खर्च होता है। लो समझाता हूं। आप बैंक मैनेजर के पास गए कि हमें 10 लाख का लोन कर दो, बैंक मैनेजर ने कहा ठीक है लोन तो कर देंगे, आप बताओ एसेट्स कौन से गिरवी रखोगे? बिना एसेट्स के नहीं करेगा बैंक। आपने कहा ठीक है मेरे नाम एक घर है 20 लाख रुपए की बढ़ता है, मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, गिरवी रख लो। बेटा आपने क्या करा, उस प्रॉपर्टी की फोटो स्टैट लेकर गए, एक पेपर लेकर गए कि इसके प्रॉपर्टी के कागज है हमारे, ये लो इसको गिरवी रख लो। बैंक मैनेजर क्या कराएगा? क्या देखते ही बैंक मैनेजर समझ जाएगा? क्या वो भगवान है कि आप प्रॉपर्टी के पेपर बिल्कुल ओके? इंडिया में डुप्लीकेट पेपर बनाना कौन सी बड़ी बात है? क्या हो सकता है पेपर पहले ही कहीं गिरवी पड़े हो, आपके पास फोटो स्टैट पड़ी थी, आप लेकर चले गए। तो बैंक मैनेजर क्या करता है पता है आपको? पहला स्टेप, हर बैंक के पैनल पर 3 या 4 एडवोकेट होते हैं जिनका काम होता है प्रॉपर्टी के पेपर को वेरीफाई करके दे रजिस्ट्री ऑफिस से, रजिस्ट्रार के यहां से। ठीक है? तो बैंक आपसे क्या कहेगा, लाओ प्रॉपर्टी के पेपर और सबसे पहले एक प्रोसेसिंग फीस लाओ, हमारे बैंक की 5,000 है, लाओ 5,000 का चेक। 5,000 रुपए खर्च करा दिया आपके, लोन नहीं हुआ अभी। अब क्या होगा बेटा, बैंक अपने पैनल पर रजिस्टर्ड एडवोकेट को देगा कुछ पैसे और वो प्रॉपर्टी के पेपर क्या होगा, वो प्रॉपर्टी के पेपर वेरीफाई कराएगा फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस और बैंक को एक रिपोर्ट सबमिट करेगा कि प्रॉपर्टी के पेपर ओके हैं कि नहीं है। मान लो वो ओके हैं, उसके बाद बैंक मैनेजर कहेगा मैं तो फिजिकली इंस्पेक्ट करके आऊंगा प्रॉपर्टी, मैं तो देख कर आऊंगा कहां है प्रॉपर्टी, और इसके भी पैसे आपसे लेगा, इंस्पेक्शन चार्जेस ये भी वैसे आपसे ही लेगा। कहेगा मैं तो अपनी कैबिन से उठ के जाऊंगा, आपकी प्रॉपर्टी देख कर आऊंगा। अब आज की तारीख में प्रॉपर्टी क्यों देखता है समझो। पहले ना बहुत फ्रॉड हुआ है इंडिया को, आपको पता है भारत रत्न मिलना चाहिए फ्रॉड के मामले में। तो कैसे कैसे फ्रॉड होते थे बताता हूं आपको। वो क्यों देखने जाता है फिजिकली प्रॉपर्टी को? क्या होता था बेटा, एक इंसान के पास एक प्रॉपर्टी के पेपर है, ठीक है, और सरकार ने उस जगह के ऊपर से हाईवे निकाल दिया। प्रॉपर्टी के पेपर तो उसके पास है, वो गया बैंक में, बैंक को कहता है बैंक लोन कर दे। बैंक ने प्रॉपर्टी के पेपर लिए, चेक ले लिया,
उसने लॉयर से वेरीफाई कर दिया, पेपर में तो कमी आनी नहीं थी, पेपर ओके, उसने लोन कर दिया, किस्तें देनी बंद कर दी इंसान ने। बैंक मैनेजर बार बार वार्निंग दे रहा, किस्त दे दे, तेरा ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है बेच दूंगा, किस्त दे दे, तेरा प्लॉट ऑफ लैंड बेच दूंगा। अगर बेचता क्यों नहीं, बेच, गवर्नमेंट का हाईवे है, बेच दे। तो बेटा आज की तारीख में बैंक मैनेजर फिजिकली इंस्पेक्ट करता है जाकर कि दिखाओ प्लॉट ऑफ लैंड कहां पर है, कि ऐसा फ्रॉड ना हो जाए दोबारा, और उसके भी पैसे आपसे, इंस्पेक्शन चार्जेस। इसके अलावा बैंक आपसे बहुत कुछ सारे डॉक्यूमेंट मांगता है, वो भी आपका खर्चा आता है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस बोलते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न, कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट, जो आप सीए को फीस पे करते हो। पैसा लेने के लिए बेटा पैसा खर्च हो रहा है, दिखाई दे रहा है? अभी तक बैंक लोन आ गया आपके खाते में? नहीं आया, सारे खर्चे करे आपने, इसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जिंदगी में भूलोगे तो नहीं ना कभी, याद रहेगी ना? ठीक है बेटा, डिबेंचर या बैंक लोन में ये कॉस्ट कम होती है, प्रेफरेंस में थोड़ी सी ज्यादा होती है, इक्विटी में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बेटा टीवी ऐड करने पड़ते हैं हमारे को, या मैगजीन्स में ऐड करने पड़ते हैं हमारे को, या वेबसाइट्स पे ऐड करने पड़ते हैं हमारे को, ये बताने के लिए कि हम शेयर इशू कर रहे हैं। ये टेबल यहां पर पूरी होती है। पहले बताओ इसमें कोई कमी पेशी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं कुछ बताऊं। डिबेंचर की कॉस्ट बोलो बोलो, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस की कॉस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी की कॉस्ट, इक्विटी डिविडेंड, रिस्क सबसे ज्यादा किसका है? डिबेंचर का, पैसे नहीं दिए तो कंपनी बंद। प्रेफरेंस का रिस्क मीडियम, मतलब क्यूमुलेट करके ले सकते हैं बस, कंपनी बंद नहीं करा सकते। और इक्विटी का रिस्क लो, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा इक्विटी की, प्रेफरेंस की मीडियम और डिबेंचर की लो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? नहीं है। अभी शिवांग ये बात मैं क्लियर करूंगा कि इसका रेट क्यों नहीं है। ले मैंने ना एक बॉक्स बना लिया और स्टार लगा दिया कि मेरे को क्लियर करना है ये रेट है क्यों नहीं, ठीक है। चलो अब इसके साथ साथ अब आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है। अब ये टेबल तो आप समझ कर चलो, मुझे अभी भी हाफ एन आवर चाहिए ये क्लियर करने के लिए सारी बातें, ठीक है। अब एक बात समझो बेटा, कंपनी में ना पेमेंट बांटने का एक फिक्स्ड सीक्वेंस है। ये आपकी मर्जी नहीं है कि किसको पहले पैसा दे, डिबेंचर को दे या इक्विटी को दे या किसको दे, नहीं, एक फिक्स सीक्वेंस है। सबसे पहले डिबेंचर को दिया जाता है इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट को दिए जाते हैं टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दिया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल को दिया जाता है इक्विटी डिविडेंड। मेरे साथ साथ बोलोगे अब, डिबेंचर को इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को टैक्सेस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी डिविडेंड। क्या याद हुआ? एक बार और बोल दो, डिबेंचर को इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को टैक्सेस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल को। इतने पॉइंट तक मैं क्लियर हूं? हाँ जी, बढ़े आगे। बाबू देखो समझना, सबसे पहले मैंने लिखा डिबेंचर को दिया जाता है इंटरेस्ट, डिबेंचर या बैंक लोन कुछ भी कह लो, दोनों बोल सकते हो आप, ठीक है। देन गवर्नमेंट को टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल को देंगे इक्विटी डिविडेंड, ठीक है। अब समझना बात, सबसे लास्ट में पेमेंट किसको मिल रही है? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? चलो एक बात बोलता हूं बेटा, कॉस्ट बांटने का ये सीक्वेंस है, कॉस्ट बांटने का ये सीक्वेंस है। पहले इंटरेस्ट जाता है, देन टैक्सेस, देन डिविडेंड प्रेफरेंस का, देन इक्विटी का डिविडेंड, ऐसा ही है बेटा। प्रिंसिपल अमाउंट बांटने का भी यही सीक्वेंस है। कभी कभी सोचा मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, डिवेंचर का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड, क्यों बोलता हूं? क्योंकि मुझे ये भी सीक्वेंस याद कराना होता है। प्रिंसिपल बांटने का ये सीक्वेंस है, मतलब आपने 10 साल के लिए पैसे इससे लिए, 10 साल के लिए पैसे इससे लिए, आप इसके पैसे लाइफ टाइम नहीं देते। अभी पता लगेगा थोड़ी देर बाद, ये भी बात पे मेरा स्टार है, लाइफ टाइम इसके पैसे नहीं देते, ये भी पता लगेगा थोड़ी देर बाद। 10 साल के लिए इससे लिए, 10 साल के इससे लिए, इससे पूरी जिंदगी भर के लिए, ठीक है। कंपनी शुरू कर दी 10-10 लाख रुपए लेकर, 30 लाख रुपए से कंपनी स्टार्ट। 2 साल के बाद कोर्ट को पता लगा आप तो फ्रॉड करने के लिए बने हो, कोर्ट ने ऑर्डर दिया उठाकर कंपनी बंद कर दो, मुझे प्रिंसिपल अमाउंट अब वापस करना पड़ेगा 10-10 लाख। किस सीक्वेंस में? इस सीक्वेंस में।
सबसे पहले डिबेंचर के 10 लाख वापस होंगे, देन गवर्नमेंट ड्यूज, गवर्नमेंट के भी ड्यूज हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम टैक्स, जीएसटी या कोई और टैक्स हो सकता है, वाटर टैक्स, कुछ भी हो सकता है, ये वापस होगा। फिर प्रेफरेंस के पैसे वापस होंगे और सबसे आखिरी में इक्विटी के। दोनों सीक्वेंस याद रहेंगे, डिबेंचर का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, बात ओके? ठीक है, चलो एक बात और करते हैं, अभी तो खैर मैं शुरू ही हुआ हूं इस चीज पे। ये स्ट्रेंथ है बाबू, अगर ये नहीं पढ़ा ना मेरे से ढंग से, बस फिर कुछ नहीं पढ़ा। चलो करते हैं बात। बेटा अब मैं मुद्दे पर वापस आता हूं कि इक्विटी के आगे रेट क्यों नहीं होता। ठीक है, कंपनी ने कमाए सपोज करो 5 लाख, ठीक है, सबसे पहले पैसे किसके देने? डिवेंचर का इंटरेस्ट। ठीक है, मान लो बेटा इंटरेस्ट मेरे एग्जांपल में 90,000 रुपए मैंने दे दिया, पैसे कितने बचे? एक सेकेंड, पैसे कितने बचे? 410। ठीक है, मेरे को देने हैं टैक्सेस, सहूलियत के लिए एग्जांपल के लिए टैक्सेस समझ लेता हूं 60,000 रुपए, 60,000 के दे दिए टैक्सेस। पैसे कितने बचे? 3.5 लाख। ठीक है, $3.5 लाख बच गए। अब क्या देना है? क्या देना है? प्रेफरेंस का डिविडेंड, मेरे एग्जांपल में 1,20,000 रुपए। ठीक है, अब पैसे कितने बचे? 2,30,000 रुपए। किसको मिलेंगे? इक्विटी का डिविडेंड। बेटा डिवेंचर का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। शिवांग, मुझे कभी जिंदगी में पता होता है कि मैं पैसे कमाऊंगा कितने? जब ये नहीं पता होता, कभी ये पता होगा इक्विटी के लिए बचेंगे कितने? बेटा मुझे कभी ये पता ही नहीं होता इक्विटी के लिए कितने बच जाएंगे। पता है इक्विटी शेयर होल्डर को एक और नाम से जानते हैं, नोन एज रेजिडुअल ओनर। इन्हें तो रेजिड्यू मिलती है, बच्चा कुचा मिलता है। बेटा किसी को नहीं पता होता कि आपको कितना मिलेगा, इसलिए कोई रेट मेंशन ही नहीं होता। इनको फिक्स्ड मिलता है, इनको भी फिक्स्ड मिलता है, इनको बचा हुआ मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता किसी साल 50 लाख बचे, ये 90,000 दिए, सरकार ने 6 लाख का टैक्स ले लिया, ये 1,20,000 और इनके लिए बच गए बहुत अमाउंट, 40 लाख बच गए। ऐसा नहीं हो सकता मैंने 5 करोड़ कमा लिए, इसको तो 90,000 ही देने हैं, सरकार ने टैक्स ले लिया लेट्स सपोज 60 लाख रुपए का, 1,20,000 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड और इनके लिए बच गया कई करोड़। तो किसी को नहीं पता होता बचेगा कितना, इसलिए कभी कोई रेट होगा ही नहीं। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इनमें से सबसे पागल इंसान यही नहीं है? ये सबसे पागल इंसान देखो, जब रिटर्न लेने का नंबर आया तब भी आखिरी, इक्विटी डिविडेंड सबसे आखिरी। जब प्रिंसिपल अमाउंट लेने का नंबर आया, इक्विटी सबसे आखिरी। और प्रॉफिट कमाया तो भी नहीं देना इनको, कोई रिस्क भी नहीं है। तो पागल है क्या लोग जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं? पागल लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी है? सिमर आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी? कहां पैसा इन्वेस्ट करें? डिवेंचर्स। नैनी का आपको कौन सा अच्छा लगा? डिवेंचर्स बहुत अच्छा है ना। सानिया कौन सा अच्छा लगा आपको? डिवेंचर। वेरी गुड वेरी गुड। यश कौन सा अच्छा लगा तेरे को? ये माउंटेन ड्यू पीवीएस ने, ये रिस्क लेगा और प्रॉफिट कमाएगा। सच बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता देता हूं, पूरी दुनिया का अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है, 99% पैसा यहां पर लगा हुआ है, सिर्फ 1% पैसा यहां पर लगा हुआ है, दोनों में मिलाकर। अब समझ लो बेटा, देखो सुनो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे पॉइंट ऑफ, मैं तो कंपनी हूं, मेरे लिए तो लो रिस्क है, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आपने इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं, आपका सबसे ज्यादा रिस्क है कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे ज्यादा रिस्क है ना। और जिंदगी में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, मोर द रिस्क मोर द गेन। सुन लो मेरी बात बेटा, कई बार ना ये अरबों रुपए बचते हैं। किसके हैं पता है आपको? लो अब ये बात भी समझा देता हूं।
9% लिया डिवेंचर ने, इसने लिया 12%। इनका कोई रेट मेंशन नहीं है। इन्फोसिस कंपनी है हमारे इंडिया में, इसके नाम रिकॉर्ड है हाईएस्ट डिविडेंड पे करने का, विच इज 3000%, 3000%। सुनाई दे रहा है? मेरे तो बोलना भी नहीं जा रहा। 3000%, 9%, बताओ 12%, 3000%। अब बता दो कहां इन्वेस्ट करें? इक्विटी, लालची, मुझे पता था यही बोलोगे तुम, लालची लोग। करो इक्विटी में इन्वेस्ट। समझ आई बात? दुनिया क्यों करती है इक्विटी में इन्वेस्ट? क्योंकि ज्यादा कमाने का लालच है। ठीक है बेटा? अरे यार 9% का लालच करना है तो बैंक एफडी करा दो ना, डिवेंचर खरीदने की क्या जरूरत है? 7-8% तो वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है ना? बैंक एफडी करा लो, क्या डिवेंचर कंपनी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? कंपनी के चक्कर में, मोटा पैसा कमाने के चक्कर में पड़ते हैं। समझ आई बात? अब काम की बात, रिटेन अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बात और बतानी है, चलो पहले ये बताता हूं, इक्विटी के पैसे हम लाइफ टाइम वापस नहीं करते। सुना है इक्विटी के पैसे लाइफ टाइम वापस नहीं करते। सुनो कैसे, क्यों नहीं करते पैसे वापस? बाबू देखो, मान लो मैं कंपनी, और मान लो मेरे 3 शेयर होल्डर, ठीक है, एक नमन, एक शिवम और एक यश। मैंने इन तीनों को कहा 1-1 लाख रुपए दे दो जरा मेरे को, मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है। इन तीनों ने 1-1 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, मैंने 3 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और बिजनेस स्टार्ट। ठीक है, यश एक दिन बाद आ गया, लाओ मेरे 1 लाख दो। मैंने कहा कौन से 1 लाख, मैं तो भूल गया। क्या मेरे को 1 लाख रुपए दो? बेटा मैंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, मैं कैसे निकाल लूंगा 1 लाख रुपए ऑन द स्पॉट? किसी के 1 मिनट में कह देने पर नहीं निकाल सकता मैं क्या बोलूंगा समझो। बेटा शेयर मार्केट का नाम सुना है? बस नाम सुना है? हाँ नाम सुना है, बस मेरे को ज्यादा कुछ बताना ही नहीं। 12th में, चैप्टर 12th में देखेंगे। तो बेटा मैं क्या करता हूं, शेयर मार्केट में अपने शेयर को लिस्ट करा लेता हूं। यश मेरे पास मांगने आया पैसे, मैंने कहा यश मैं पैसे नहीं दूंगा, कंपनी पूरी जिंदगी पैसे नहीं देती इक्विटी के, तेरे को बेचने हैं शेयर, शेयर मार्केट का शेयर बेच ले। यश ने शेयर बेचे, मानस ने खरीद लिए। अब कंपनी के सेहत पे सोचो क्या फर्क पड़ा? मुझे कोई फर्क पड़ा? मैं एक रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर बनाता हूं। मैंने पहले 3 नाम लिखे हुए थे, नमन, शिवम और यश। मैंने यश का नाम काटा, लिख दिया मानस। ठीक है, शिवम आ गया 5 दिन के बाद, मुझे पैसे देता है, मैंने कहा बेच शेयर मार्केट में। इसने बेचे और सिमर ने शेयर खरीद लिए। मैंने नाम काटा शिवम, कर दिया सिमर। नमन कहता मुझे पैसे देता, मैंने कहा बेच शेयर मार्केट है, इसने बेचे और कुलदीप ने खरीद लिया। मैंने नाम काटा नमन, लिख दिया कुलदीप। कंपनी को कोई फर्क पड़ रहा है? 3 लाख थे, 3 लाख ही रहेंगे पूरी जिंदगी। और आखिरी में जब कंपनी बंद हो रही होगी, जिन 3 का नाम लिखा होगा उनको मैं वैसे वापस कर दूंगा। कंपनी इक्विटी के पैसे पूरी जिंदगी नहीं देती। मैंने तो नहीं दिए ना वापस, लोगों ने दिए आपस में एक दूसरे को। करते रहो, कितनी भी बार बेचते रहो, मैं नहीं दूंगा पक्का। समझ आई बात? ठीक है, अब एक लास्ट बात है, रिटेन अर्निंग। सांस आ रही है? रामदेव जी आ रही है सांस, आ रही है। चलो पढ़ो बाबू, इधर देखो। अगेन मेरा एग्जांपल वही है, 5 लाख रुपए कमाए आपने, 90,000 रुपए गया इंटरेस्ट, बचे 4 लाख 10,000, 60,000 का टैक्स, बचे 3.5, 1,20 का प्रेफरेंस डिविडेंड, बचे 2,30। सुनो अब काम की बात। बेटा कंपनी जनरली जितना भी बचाती है इन 3 बंदों की पेमेंट देने के बाद, 1, 2 और 3, डिवेंचर का इंटरेस्ट देने के बाद, गवर्नमेंट के टैक्सेस देने के बाद और प्रेफरेंस का डिविडेंड देने के बाद, जो कुछ भी हमारे पास बचता है जनरली हम सारा नहीं बांटते। अ सर्टेन पोर्शन मे बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर सम फ्यूचर पर्पसेस। बेटा मैं ये सारा नहीं बांटता इक्विटी को डिविडेंड, मैं कुछ ना कुछ रख लेता हूं और बाकी बांट देता हूं। मैं क्यों रख रहा हूं? बेटा अगर अगले साल लॉस हो गया तो डिवेंचर को इंटरेस्ट कहां से दोगे? फिर लोन लोगे। ठीक है, ये कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कितना रिटेन करना है। मान लो मेरे एग्जांपल में हमने कहा 30,000 रिटेन कर लो और 2 लाख रुपए डिविडेंड बांट दो इक्विटी को। ये 30,000 रुपए क्या है बेटा? ये रिटेन्ड अर्निंग है, ये लिखा हुआ। अब मेरे से बच्चे पूछते हैं भैया ये रिटेन्ड अर्निंग कहां पर रिटेन होती है? और भाई कहीं नहीं होती, बैंक अकाउंट में होती है।
सुनो, नहीं ये तो तुम्हारे को लग रही होगी मजाक, तुम्हारे को लग रही हो सकती है मजाक, पर बेटा रिटेन अर्निंग बैंक में ही रिटेन होती है। समझो, कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाए, पूरे 5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़े, ठीक है। 5 लाख में से 90,000 के दिया डिबेंचर का इंटरेस्ट, 4,10,000 पड़े हैं मेरे अकाउंट में, 4,10,000 में से 60,000 दिया टैक्स, कितना पड़ा है 3.5 लाख, 1,20,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड, 2,30,000 पड़े हैं, और 2 लाख रुपए मैंने इक्विटी को डिविडेंड दे दिया, 30,000 कहां पड़ा है बोलो। तो रिटेन अर्निंग कहां रिटेन होती है? बैंक में। समझ आई बात? काम की बात। रिटेन अर्निंग की कॉस्ट क्या होती है? किसका पैसा है? कंपनी का। मैंने कमाया, मैं ही तो हूं कंपनी, मैंने कमाया पैसा, ठीक है। मुझे जरूरत पड़ी अगले साल 30,000 की, मैं यूज कर रहा हूं, अपने आप को क्या दूं? ब्याज। अपने आप को ब्याज देते हैं, डिविडेंड। अपने आप को क्या देना है? मैंने इस जेब से 500 रुपए निकाले, इस जेब में डाल दिए, मैंने कहा ला भाई ब्याज दे। यार मैं कोई अपने आप को ब्याज देने वाला हूं? रिटेन अर्निंग की कभी कोई कॉस्ट नहीं होती और ना ही कोई रिस्क। बेटा रिस्क तब आता है जब पैसे वापस करने हो। मैं अपने आप को पैसे वापस करूं? मैंने 30,000 रुपए अपने आप से इस्तेमाल करे थे, अब अपने आप को 30,000 वापस, ऐसे कुछ। रिटेन अर्निंग की ना ही कोई कॉस्ट होती, ना ही कोई रिस्क, और सबसे बढ़िया बात नो फ्लोटेशन कॉस्ट। पैसा लेने के लिए पैसा खर्चना नहीं पड़ता। मेरे खाते में 30,000 पड़े हैं, मैं क्यों पैसा खर्चूं? खर्च दो जहां मर्जी। रिटेन्ड अर्निंग से बढ़िया कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस बना ही नहीं है आज तक। नो कॉस्ट, नो रिस्क, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। समझ आई बात? एक लास्ट बात, ठीक है। नैनी का पूरी तैयार भागने के लिए। नैनी आराम से बैठ जा। चलो बेटा, मैं एक बात बोल चुका हूं, ऑनर एंड मैनेजमेंट बोली थी कि ऑनर कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। बेटा सुनो, ये कंपनी के मालिक लोग हैं, सुन लो बहुत आराम से बात, ये कंपनी के मालिक लोग हैं। इक्विटी शेयर होल्डर आर नोन एज ऑनर ऑफ कंपनी। इन्हें ऑनर क्यों बोला जाता है? बेटा बिकॉज दे हैव द वोटिंग राइट। वोट करने का राइट सिर्फ इनको है, इनको और इनको तो मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाता इक्विटी शेयर होल्डर की। मान लो आज कंपनी डिसाइड कर रही है कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, तो आपको पता है मीटिंग किसकी होगी? इक्विटी शेयर होल्डर की। सब वोट करेंगे, सब वोट करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर आर नोन एज द ऑनर ऑफ द कंपनी। अब समझ लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते कैसे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता है। बेटा मेरी कंपनी में 1 लाख शेयर होल्डर है, ठीक है। क्या हर बार पॉसिबल है 1 लाख लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जा सके? ऐसी कौन सी जगह जहां 1 लाख लोग इकट्ठे बैठ जाएंगे? हर बार बुलाया जाए, हर डिसीजन के लिए बुलाया जाए? नहीं बुलाया जा सकता ना, समझ रहे हो ना? प्रैक्टिकली बड़ा दिक्कत है इस चीज में। तो हम क्या करते हैं, एक ही बार बुलाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनेंगे, ठीक है। ये 1 लाख शेयर होल्डर अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, ये समझ लो। पीएम साहब क्या है हमारे? हमारे तो रिप्रेजेंटेटिव है, हमने ही तो वोट करके बनाया उनको। समझो यार डेमोक्रेसी को, हमने ही तो बनाया उनको, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही तो है, वो कुछ और है। बेटा ये आप 1 लाख लोग बैठे हो, हमने कहा कौन बनना चाहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? 5 ने कह दिया हम बनना चाहते हैं, लेकिन हमने कहा हम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। 5 नहीं हमारे को चाहिए, हम वोट करते हैं सारे, जो 3 को हाईएस्ट वोट मिले उन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देगा कंपनी का। तो हमने सबने वोट करा, सबको 1 वोट है, ठीक है। सबने वोट करा, 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने अपॉइंट कर लिए। फर्दर कभी भी मिलना होगा, कभी भी कोई जजमेंट लेना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे, सारे शेयर होल्डर नहीं आएंगे। समझ आई बात? समझ आई बात? बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकेले 90% डिसीजन लेते हैं, अकेले। शेयर होल्डर सिर्फ 5% डिसीजन लेते हैं अकेले, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इक्विटी शेयर होल्डर मिलकर 5%। यानी कि आप समझ सकते हो पावर कितनी ज्यादा है इनके हाथ में। अब मैं आपसे पूछूं, कंपनी में कंपनी का ऑनर कौन है? बोलो बोलो फटाफट बोलो, ऑनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर आधा, और कंट्रोल किसके हाथ में? दिखाई दे रहा है? क्या मैं क्लियर हूं अब इस पॉइंट पर? ठीक है। अब मैंने एक हेडिंग छुड़वाई थी, कुछ याद करा देता हूं। डायरेक्ट इंसेंटिव छुड़वाई थी, एक हेडिंग डायरेक्ट इंसेंटिव। बाबू अब समझो वो हेडिंग,
देखो कंपनी में आपने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, यू आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, दिन रात लगे हुए अच्छे डिसीजन लेने में, ठीक है, और कंपनी ने पैसा कमाया, सबसे पहले किसको मिलेगा? फटाफट बोलो किसको मिलेगा? डिबेंचर का इंटरेस्ट, फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको कब मिला? सबसे लास्ट। अगले साल आपने और मेहनत करी और कमाया, फिर सीक्वेंस क्या है? डिवेंचर का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको फिर कब मिला? आपको पता है जो आपको इंसेंटिव मिल रहा है वो इनडायरेक्ट है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंसेंटिव। मेहनत आपकी भी होने पर, लेकिन पहले कोई और लोग ही खाएंगे पैसा। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोचो आप, मैंने मेहनत करी, करोड़ का प्रॉफिट हुआ, किसका? मेरा, डायरेक्ट। मैंने मेहनत करी, अगले साल 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, सारा किसका? मेरा। तेरा नहीं है, रुक जा, कंट्रोल कर, हाँ जी, सारा मेरा, ठीक है। अगले साल और मेहनत करी, 5 करोड़ कमाए, वो किसका? सब मेरा। तेरा अभी बताता हूं तेरे को, समझ आई बात बेटा? वो डायरेक्ट इंसेंटिव है, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड डायरेक्टली आपको है, यहां पर आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको नहीं है, ठीक है। और आपको पता है टीचर कैसे समझा देते हैं, मिनट नहीं लगाते, सोल राइटरशिप, डायरेक्ट इंसेंटिव, लो, बच्चे को समझ आएगा ना आए, हमें तो खत्म करना है कोर्स बस। समझ आई बात? मैं कैसे समझा सकता हूं डायरेक्ट इंसेंटिव का? आपको कंपनी का बेसिक भी नहीं पता। अब सबसे लास्ट बात 30 सेकंड की, बेटा रिलायंस का ओनर कौन है? तू चुप हो जा, यानी कि रिलायंस का मालिक कौन है? हैं? मुकेश अंबानी, वेरी गुड। सिमर श्योर नहीं है? श्योर हो जाएगी अभी। सिमर कौन है मालिक? यार नाम तो सुना ही होगा, कभी नहीं सुना यार, क्या बात कर रही है यार सिमर। सानिया पहले ही पूछ रहे, कशिश बता, तेरी ऐसी की तैसी बहुत मारोगी, बाहर मिली हो, नहीं बताएगी तो। बेटा देखो सुनो, अब हमारे साथ भ्रम क्या है? मुकेश अंबानी इज द ऑनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सर अभी तो बताया, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ऑनर, मेरे पास है शेयर रिलायंस के, बताओ मैं ऑनर नहीं हूं? 100% ऑनर हूं, 100%। भाई मैं मालिक हूं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या? उसके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, 51% से ज्यादा, इसलिए हम बोल देते कि वो ऑनर है। बाकी 49% की कोई रेलेवेंस दिखाई नहीं देती, क्योंकि अकेला जजमेंट ले सकता है 51% की वो, समझे? ऑनर सारे ही होते हैं, ये बेवकूफी वाली बात मत बोलना कभी जिंदगी में। ये इनको बोलते हैं पढ़े लिखे अनपढ़। एमकॉम के बच्चे से पूछ लो रिलायंस का मालिक कौन है, वो ही बोलेगा मुकेश अंबानी। भाई पढ़ लेते, जिंदगी में दिन ना देखना पड़ता, ठीक है ना। मेरे पास शेयर है भाई, मैं भी मालिक हूं, उसमें क्या कमी है? समझ आई बात? अभी मेरे ही दोस्तों के बीच में डिस्कशन चल रहा था, वो तो मुकेश अंबानी रिलायंस का ओनर है, मैं कुछ बोलता नहीं, मैंने कहा यार मैं बोल लूंगा, ये कहेगा अच्छा अपनी पढ़ाई की तड़ी दिखा रहा है मेरे को। समझ आई बात? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।